हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया था लेक्चर आने में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, ये हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग करेंगे। और प्रीलिम्स में हमारा सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये सारे प्रोविजंस देखेंगे। इस लेक्चर में हम सारे प्रोविजंस से डील करेंगे अलोंग विथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहले सबसे पहले ये देखिए कि इसका हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पर्पस क्या है। कि जब कोई भी माइनर ऑफेंस होता है तो उस माइनर ऑफेंस में कोर्ट क्या करती है कि अगर वो माइनर ऑफेंस है तो उसको आप कन्विक्ट करने के बाद, पहले इसमें कन्विक्शन जरूरी है। ठीक है, कन्विक्ट करने के बाद आपको ये लगता है कि ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा माइनर है, ठीक है, तो आप उसको जेल में नहीं भेजते हैं। ठीक है, पनिशमेंट दे के जेल में नहीं भेजते हैं, बल्कि आप उसको या तो प्रोबेशन पे भेज रहे हैं, ठीक है, या आप इसको एडमोनिशन में भेज रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है इन दो चीज़ का। इसका पर्पस ये है ताकि वो ताकि उसको लिबर्टी मिले बाहर जाके। ठीक है, लिबर्टी मिले, वो मेन स्ट्रीम में आए। ठीक है, उसको रिहेबिलिटेट कर रहा है उसको। ठीक है, और रिफॉर्म कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो ये हमारा जनरल पर्पस होता है कि हम कहते हैं ना कि हेट द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल्स। ठीक है, नॉट द क्रिमिनल्स। अगर कोई छोटा ऑफेंस है जिसमें इतनी जरूरत है ही नहीं आपको पनिशमेंट देने की या आपको उसको जेल में वो करने की, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जेल में जाने के बाद कहते हैं कि अपराधी बनकर आता है। अगर जो अपराध जिसने नहीं भी किया होता है या छोटा अपराध किया होता है तो वो और बड़ा अपराधी बनकर आता है, क्योंकि जेल का माहौल ही ऐसा होता है। तो हमने एक ये चीज बना रखी है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर। ये दो प्रोविजंस है कि इन दो प्रोविजंस के अंदर हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कि माइनर ऑफेंसेस वालों को हम कन्विक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन के बाद हम जेल में ना भेज के हम या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका पर्पस है। अब आप लोग देखिए कि इस एक्ट की स्कीम क्या है। ठीक है, इस एक्ट की स्कीम क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले कि ये हमारा एक्ट नंबर है, ये आपका प्रीलिम्स का है। ठीक है, एक्ट नंबर है ये आपका 20 of 1958। ठीक है फ्रेंड्स, 20 of 1958। फिर आपको एसेंट कब मिली है इसकी। एसेंट आपको मिली है प्रेसिडेंट की 16 मई 1958। अब आपको देखना है कि ये इन्फोर्स कब से हो रहा है। तो ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है क्लास करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट हमें कहता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक अलग डेट पे इसको अलग डेट पे इसको इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हर स्टेट की अलग होगी। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप राजस्थान की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यहाँ पे सर्च करेंगे। सिर्फ एक होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ एक है और कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्ट नंबर 20 16 में 1958 एसेंट मिल रही है आपको। ठीक है, अब इसका प्रियम्बल ये है आपका। ठीक है, इसका प्रियम्बल क्या है आपका। प्रियम्बल ये कह रहा है कि रिलीज कर रहे हैं, टू प्रोवाइड फॉर रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स। हम ऑफेंडर्स को रिलीज कर रहे हैं, मैंने बताया कि कन्विक्शन के बाद। ठीक है, आप कन्विक्ट कर रहे हैं ऑफेंडर को, लेकिन उसके बाद आप उसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, रिलीज कर रहे हैं किस पे, ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। ठीक है, आप उसको प्रोबेशन पे भेज रहे हैं या एडमोनिशन कर रहे हैं आपको, मतलब प्रोबेशन और ये एडमोनिशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमने ये चीज देख ली कि हमारा पर्पस क्या था, हमारा प्रियम्बल में हमें क्या कह रहा है। और एक और चीज आप ये याद करिएगा, ये प्रीलिम्स का पॉइंटर है आपका, प्रीलिम्स का, कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक्ट आपका किस मिनिस्ट्री के आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगा। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं
नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, तो कोई भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल मतलब उसका टाइटल क्या है, हमने एविडेंस की क्लास में भी देखा था, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इसका एक्सटेंट और इसका कमेंसमेंट। तो इस एक्ट का टाइटल है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अब इसका एक्सटेंट क्या है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। ये आपका पुराना था, बट 2019 का अमेंडमेंट एक्ट से इसको अब ये होल ऑफ इंडिया में आता है। ये आपका नहीं है वर्ड, ओरिजिनल बेयर एक्ट में ये आपका वर्ड यूज नहीं है। और ये आपका किस दिन से इफेक्ट में आया था 2019 अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको सबको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल की जो एनिवर्सरी है उस दिन, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। तो इस दिन ये जम्मू और कश्मीर को है जो है उस दिन रिपील हो गया था आपका हर एक्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि फोर्स में कब आएगा ये कमेंसमेंट। कमेंसमेंट ये आप याद रखिएगा कि क्लॉज 1 में आपको टाइटल दिया है, क्लॉज 2 में आपको एक्सटेंट दिया है जिसमें आपकी बात कर रहा है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। और थर्ड में आपकी बात कर रहा है कमेंसमेंट की। कमेंसमेंट में ये कह रहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट as the state government may by notification in the official gazette appoint, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालेगी कि इस दिन से हम ये एक्ट अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं। एंड और क्या साथ में, एंड कि डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डेट में ये आए, ठीक है, डिफरेंट डेट में इसको लागू करें, ठीक है। हम सेक्शन 1 अब कर चुके हैं आपका, अब हम आते हैं आपके सेक्शन नंबर 2 पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 ये हमारा है डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज। तो इसमें आपको 4 डेफिनेशन दी है, ये सारी की सारी आपको ABCD याद होनी चाहिए। पहले में बात कर रहा है आपकी कोड की, कोड का मतलब होता है CRPC 1898। 1898 आपको ऑप्शन में ये दिया होगा 1898, 5 ऑफ 1890, 1898, ठीक है, जो बाद में 1958 वाला हो गया था, बट आपको ये ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। सेकंड, अब तो खैर आपका BNSS हो चुका है ना, लेकिन अगर आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर एक ही ऑप्शन दिया होगा, ये दिया होगा या CRPC 1978 दिया होगा या ये दिया होगा, ठीक है। इसमें पैनिक मत करिएगा, जब आप MCQ लगाएंगे तो आपको ये चीज पॉइंट MCQ से क्लियर होगी कि आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। हम ऑप्शन के हिसाब से MCQs लगाते हैं। एक बार आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद आप जब आपका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर अब जब आप MCQ प्रैक्टिस करते हैं तब आपका माइंड एक अलग लेवल से खेलता है कि हाँ MCQ में आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो आप सब लोग प्रैक्टिस करिएगा MCQ का जरूर। कोर्ट का मतलब CRPC 1898 है। प्रोबेशन ऑफिसर, तो इसने बोला है सेक्शन क्लॉज बी ने कि प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर, अपॉइंट कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13, ठीक है। हम प्रोबेशन ऑफिसर को सेक्शन 13 में इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो आपको इसको प्रोबेशन ऑफिसर का अगर क्लॉज 2 ये आ जाएगा तो आप इसके आगे लिख लीजिए रीड विद सेक्शन 13। सेक्शन 13 में इसका अपॉइंटमेंट दे रखा है कि किसको हम प्रोबेशन ऑफिसर कह रहे हैं, कौन इसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लॉज C प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, मेड अंडर दिस एक्ट। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन CRPC 1898 shall have the same meanings respectively assigned to them in that code। इसने कहा है कि अगर यहाँ पे कोई वर्ड यूज किया गया है लेकिन उस वर्ड को आपने डिफाइन नहीं किया है इस एक्ट में, तो इसकी मीनिंग जो CRPC में दे रखी है हम उसको मानेंगे, ठीक है, ओके। जो आपका पहले सॉरी मैं ना आपको CRPC की ये डेट शायद गलत बताई है मैंने आपको, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1973 थी ये डेट, ठीक है, 1973 है ये, सॉरी आई पार्डन, ठीक है। ये है आपकी एक्चुअल डेट, ठीक है, जिसको हम CRPC 1973 ने रिप्लेस किया था और जिसको
अब रिप्लेस कर दिया है आपके BNSS 2023। एक्ट नंबर क्या है BNSS का? एक्ट नंबर आपका 46 है, ठीक है, 46 ऑफ 2023, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 3, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 इसमें बात कर रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। ये कह रहे हैं कि कोर्ट के पावर की बात कर रहा है कि एडमोनिशन पे कैसे कोर्ट इस चीज को अप्लाई करेगा। तो पहले आपको ये याद रखना है कि एडमोनिशन का मतलब क्या होता है। एडमोनिशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग कि डांट फटकार, कि कोर्ट आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। ये आपको कब करेगा? चाहे आपका प्रोबेशन हो, जो आपको सेक्शन 4 में डील कर रहा है, चाहे आपका सेक्शन 3 में एडमोनिशन हो। ये आपका प्रोसीजर कब स्टार्ट हो रहा है? बोथ केसेस में आफ्टर कन्विक्शन। कोर्ट के पास ये पावर कब आ रही है, कब डील कर रहा है? अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में आफ्टर कन्विक्शन। तो सेक्शन 3 में क्या कर रहा है कोर्ट? कोर्ट क्या कर रहा है कि कोर्ट जब कन्विक्शन कर रहा है तो कोर्ट ये देख रहा है कि जो आपने ऑफेंस कमिट कर रखा है, जिसके लिए आप कन्विक्ट हुए हो, वो ऑफेंस जो है आपका पनिशेबल है। किसके अंडर पनिशेबल है? वो आपका पनिशेबल है अंडर सेक्शन 39। ये आपके आईपीसी के सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404 एंड सेक्शन 420। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और आप इसी में, ये आपके आईपीसी के थे। अब यहाँ पे आप अपने बीएनएस के सेक्शंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए। क्या आपको याद है? आपको याद है 379 में क्या डील करता है? 379 आपकी क्या बात करता है? ये थेफ्ट की बात करता है 379, ठीक है। 379 आपके थेफ्ट की बात करता है। तो थेफ्ट जो है, और बीएनएस में थेफ्ट कहाँ पे है? बीएनएस में थेफ्ट कहाँ पे है? 303 सब क्लॉज 2 में। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीएनएस में 302 सब क्लॉज 2 में आपको थेफ्ट में एक कम्युनिटी सर्विस का भी पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पनिशमेंट भी चेंज हुई है, जो 5000 वाली चेंज हुई है। तो ये आप लोग जाके चेक करिएगा, पढ़िएगा। 379 थेफ्ट है, ठीक है। 380 मैं आपको बता देती हूँ कि जब थेफ्ट आप कर रहे हो ड्वेलिंग हाउस में, ठीक है, ड्वेलिंग हाउस में आप थेफ्ट कर रहे हैं, और बीएनएस में इसका प्रोविजन, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपका 305 है। और बीएनएस में एक नई चीज ऐड करी है, ड्वेलिंग हाउस के साथ साथ आप अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे या ट्रांसपोर्टेशन वाले में भी कर रहे हैं तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 381 आपका किस चीज से डील कर रहा है? 381 आपका किस चीज से डील कर रहा है? ये बात कर रहा है जब आप थेफ्ट कौन कर रहा है? क्लर्क या सर्वेंट कर रहा है, क्लर्क या सर्वेंट कर रहा है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है बीएनएस में? इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है? 306 है। 404 क्या बात कर रहा है? जब क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? डिसीज्ड की प्रॉपर्टी का हो रहा है, डिसीज्ड की प्रॉपर्टी का हो रहा है, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है आपका 315। और 420 आपकी बात करता है, 420 आपकी बात करता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, ठीक है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है बीएनएस में? इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 318 का सब क्लॉज 4। तो ये मैंने आपको चारों सेक्शंस बता दिए हैं, ये आपको इसके आगे लिख लेना है, ठीक है, कि ये ये ऑफेंसेस आईपीसी के। तो आपसे क्या कह रहा है कि जब कोर्ट के पास कन्विक्शन हो रहा है तो कोर्ट ये चेक कर रहा है, जब कोर्ट ये चेक कर रहा है कि अगर ऑफेंस, ये 4 ऑफेंसेस नहीं है आईपीसी के, साथ में आप बीएनएस लिख लीजिएगा इसके आगे। अगर ये ऑफेंसेस नहीं है, सॉरी, ये ऑफेंसेस हैं, इसके ये ऑफेंसेस हैं, ये माइनर ऑफेंसेस हैं, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए आपको नॉट मोर देन 2 इयर्स, 2 इयर्स की आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो भी नहीं है, मतलब 2 इयर्स के अंडर होना चाहिए, या आपके 379 से के बीच से लेके ये 420 में जो 5 सेक्शंस हैं आपके, ये होने चाहिए,
ठीक है, या आपका 2 साल से कम का पनिशमेंट होना चाहिए, प्लस एंड की बात होती है यहाँ पे, और क्या होना चाहिए आपका, और ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है, अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है तो कोर्ट देखेगी सरकमस्टांसेस को, आपके कोर्ट आपके सरकमस्टांसेस देखेगी केस के, ठीक है, जिसमें कोर्ट क्या देखेगी, इंक्लूडिंग कोर्ट उसमें क्या देखेगी आपका, कि आपका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, आपका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, कोर्ट ये चेक करेगी, साथ ही साथ में प्लस का मतलब होता है एंड, आपके बेयर एक्ट में प्लस का मतलब होता है एंड, तो नेचर के साथ कोर्ट आपका देखेगी कि कैरेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, करेक्टर कैसा है ऑफेंडर का, कोर्ट ये देखेगी, और फिर कोर्ट में कोर्ट ये करेगी कि आपको सेंटेंस देने के बजाय, आपको मान लीजिए उसके लिए 1 ईयर का सेंटेंस प्रेस्क्राइब था, तो कोर्ट ये सब चीज देखने के बाद, ये सब चीज देखने के बाद कि क्या आप इस क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं या नहीं, और अगर आप फॉल कर रहे हैं तो कोर्ट आपको सेंटेंस देगी, देती, या आपको प्रोबेशन पे भेजती, तो कोर्ट ना आपको सेंटेंस दे रही है ना आपको प्रोबेशन पे भेज रही है, कोर्ट आपको डांट रही है, फटकार रही है कि अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया, ठीक है, तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे इसके, और ये डांट के कोर्ट उसको रिलीज कर दे रही है, डायरेक्ट उसको डांट फटकार के रिलीज कर दे रही है, अब वो इंसान फ्री है, फ्री टू गो है, ठीक है, समझे आप। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन 3, कि सेक्शन 3 फिर हम इसको प्रोविजन रीड करेंगे, ठीक है, सेक्शन 3 हमसे ये कह रहा है कि जब कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है इन सेक्शंस के अंदर, ठीक है, या कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है लेस देन 2 इयर्स, ठीक है, ये लेस देन 2 इयर्स या तो आपका आईपीसी में हो सकता है, या कोई अदर लॉज भी होते हैं जिसमें आपको पनिशमेंट प्रेस्क्राइब होती है, दोनों ही केस में आई, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है आईपीसी या दोनों केस या किस बोथ ऑफ, तो आपको ये दोनों केस में, ठीक है, तो जब आपका ऑफेंस पनिशेबल है इस सेक्शंस के अंदर, आपका केस फॉल कर रहा है, या आपका केस फॉल कर रहा है लेस देन 2 ईयर के केस में, साथ में आपका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, साथ में इन दोनों के साथ में अगर आपका प्रीवियस कन्विक्शन कोई नहीं है, तो कोर्ट आपका सरकमस्टांसेस केस का देखेगी, और उस सरकमस्टांसेस में कोर्ट क्या देखेगी कि आपका ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंडर का नेचर क्या है, ठीक है, और कोर्ट उसके बाद उसको सेंटेंस देती है ना, सेंटेंस देती या उसको प्रोबेशन पे भेजती, तो कोर्ट उसको ना सेंटेंस दे रही है ना प्रोबेशन दे रही है, में भेज रही है, उसको डांट फटकार रही है, एडमोनिशन का मतलब वो डांट फटकार रही है और उसको रिलीज कर रही है, प्रोबेशन भी एक चीज होती है, बट प्रोबेशन और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं प्रोबेशन में, ठीक है, कोर्ट के पास ऑप्शन है कि अगर उसको प्रोबेशन में नहीं भेजना है तो वो इसमें भेज सकती है, तो कब भेज सकती है उसके लिए आपको ये चीज अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका प्रोविजन रीड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये हम क्लॉज में देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्लॉज 3 में, कि व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग, देखिए फाउंड गिल्टी मतलब कन्विक्शन, ठीक है, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404 एंड 420 ऑफ आईपीसी 45 ऑफ 1860, आप इसी के साथ में यहाँ पे अपने इसके रिलेटेड बीएनएस के प्रोविजंस लिख लेंगे, ठीक है, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ, ठीक है, एंड साथ में ये होना चाहिए, ठीक है, नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, कि कोर्ट क्या है, कोर्ट इज ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू दी हैविंग रिगार्ड टू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, कोर्ट देखेगी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को, इंक्लूडिंग
इसमें क्या इंक्लूड होता है सर्कमस्टांस ऑफ द केस में? नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, कि इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, देन, कि ये जरूरी है करना ऐसा, तो कोर्ट क्या करेगी? देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो कुछ भी कोई भी उसमें चाहे सीआरपीसी में आपको या आईपीसी में किसी प्रोविजन में कुछ भी कहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट प्रिवेल करेगा, कोई और एक्ट नहीं प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट, उसको कोई पनिशमेंट देने की बजाय, या उसको रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, उसको प्रोबेशन में भेजने की बजाय, जो हम सेक्शन 4 में भेजते हैं, रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, हम उसको डांट फटकार के उसको हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो मैंने आपको बताया इसको बहुत अच्छे से, सारे प्रीलिम्स के पॉइंटर हैं सारे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपका क्या कह रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या होगा? इट शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन मतलब अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब अगर वो इंसान को कोर्ट ने पहले भी सेक्शन 3 में डांट फटकार के भेजा हो या सेक्शन 4 में प्रोबेशन में भेजा हो जिस इंसान को, और वो दोबारा कोर्ट के सामने किसी ऑफेंस पे अपीयर हो जाए, ऑफेंस पे अपीयर हो जाए, अब ये ऑफेंस चाहे आपका सेम ऑफेंस हो चाहे आपका कोई अदर ऑफेंस हो, तो कोर्ट फिर ये प्रीवियस कन्विक्शन नहीं मानेगी, इसको प्रीवियस कन्विक्शन मानेगी और फिर ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, चाहे माइनर ऑफेंस किया हो चाहे उसने दोबारा चोरी करी हो। बार बार चोरी करोगे तो आपको बार बार कोर्ट डांट फटकार के नहीं भेजेगी, आपको एक बार भेज दिया कोर्ट ने या एक बार गुड कंडक्ट में भेज दिया आपको, अब आप दोबारा आ रहे हो और आप ये कह रहे हो कि प्रीवियस कन्विक्शन का तो मतलब ये होना चाहिए कि हमें तो पनिशमेंट हुई थी। नहीं, पनिशमेंट आपको, अगर आपको 3 और 4 में भी कोर्ट ने पहले आपको भेजा हुआ है, ठीक है, प्रोबेशन पे या एडमोनेशन करके, तो आप उसको प्रीवियस कन्विक्शन काउंट करोगे और सेकेंड टाइम जब आप कोई और ऑफेंस करके आते हैं, माइनर भी करके आते हैं, तो आपको इसका इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 पे, सेक्शन नंबर 4 पे। अब मैं सेक्शन नंबर 4 पहले आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसको प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 आपका बात करता है, सेक्शन नंबर 4 कि अब प्रोबेशन उसमें, हाँ, प्रोबेशन पे आप कब रिलीज कर रहे हैं? आप रिलीज कर रहे हैं प्रोबेशन पे, रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, तो आप कब भेज रहे हैं प्रोबेशन पे? इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए प्रोबेशंस के लिए? तो आपका पहला कंडीशन होना चाहिए कि पहले तो आप जिस ऑफेंस के लिए अपीयर हुए हैं, जिसके लिए आप कन्विक्ट हो रहे हैं, जिसके लिए आप कन्विक्ट हो रहे हैं, वो ऑफेंस आपका नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रीजमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेकंड कंडीशन कि कोर्ट देखेगा आपका कि आपके सर्कमस्टांसेस केस के कैसे हैं, सर्कमस्टांसेस देखेगा, जिस सर्कमस्टांसेस में हमने बात करी थी कि उसमें वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगा कोर्ट, नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगा और कैरेक्टर देखेगा, किसका? ऑफेंडर का कैरेक्टर देखेगा साथ में, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगा कि अगर उसको लगता है कोर्ट को, अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट का अगर ये ओपिनियन है कि उसको रिलीज कर देना चाहिए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में, तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगा अंडर सेक्शन 4 में, ठीक है। बस ये दो शर्त आपकी है कि वो ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रीजमेंट से पनिशेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि कोर्ट क्या करेगा कि आपको सेंटेंस दे, सॉरी, फिर कोर्ट आपको प्रोबेशन में भेजने के लिए आपको क्या करता है? आपसे एक बॉन्ड बनवाता है, आपसे एक बॉन्ड बनवाता है, चाहे वो आपसे श्योरिटीज ले इसमें,
चाहे वो आपसे श्योरिटीज ना ले, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और इस श्योरिटी में आप क्या वो करते हो, लिखते हो, ठीक है, कि आप अपीयर होगे कोर्ट के सामने, टू अपीयर होगे और रिसीव करोगे सेंटेंस जब कोर्ट आपको बुलाएगा, जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा, ठीक है, तो आपको कोर्ट के सामने अपीयर होगा, होना पड़ेगा और अपना सेंटेंस रिसीव करना पड़ेगा। आपको ये प्रोबेशन के लिए भेजता है ये 3 इयर्स। ड्यूरिंग 3 इयर्स में आपको कोर्ट कभी भी बुला सकता है। ये आपको कोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, ये लिखा होता है, इस पे आपको साइन करना होता है, ठीक है, कि हाँ आप 3 साल के अंदर कुछ भी ऐसा ये होगा तो आपको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने, ठीक है। और इन 3 साल के बीच में आप क्या करोगे, आप मेंटेन करोगे पीस को, ठीक है, आप मेंटेन करोगे पीस को और गुड बिहेवियर को, जो हमने बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं हम लोग, मेंटेनिंग की पीस एंड गुड बिहेवियर, यही बात कर रहा है ये इसमें, ड्यूरिंग सच टाइम, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि कोर्ट क्या करती है ना, इसमें प्रोवाइजो आपको एक बोर्ड दे रखा है कि कोर्ट अगर चाहे कि आपको रिलीज नहीं करेगी जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती है कि जो ऑफेंडर है और उसका श्योरिटी है, श्योरिटी तो ऑफेंडर के साथ वाला ही कोई होता है ना, उसका रिलेटिव, उसके फैमिली से उसका कोई फ्रेंड होता है, उनके पास कोई प्लेस, फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए रहने के लिए, प्लेस ऑफ अबोर्ड कहते हैं, या उसके पास कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए इन दोनों में से पास, ठीक है, कि भैया आपने जाके खेती करनी है, आपका एक दुकान है, खेती का ये टुकड़ा है, आप ये काम करते हो, या आप वहां रहना चाह रहे हो, प्रोबेशन के टाइम पे आपसे एक जगह भी पूछी जाएगी कि हाँ भाई प्रोबेशन के टाइम पे मैं इस एरिया में रहूंगा, जहाँ पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, इस केस में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ठीक है, जहां पे भी आप ये चीज रह रहे हो करोगे। तो कोर्ट जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, कि आपका ये सब चीज फिक्स्ड है एक, तब तक कोर्ट आपको रिलीज नहीं करेगी प्रोबेशन पे भी, ठीक है। अब कोर्ट साथ में क्या करती है, अब हमने कोर्ट ये तो चीज देख ली कि कोर्ट आपको रिलीज कर रही है, रिलीज करने के लिए कोर्ट आपका क्या क्या कंडीशंस है, पहला आपसे बॉन्ड वो करवा रही है कि आप अपीयर होंगे और रिसीव करेंगे सेंटेंस 3 साल के अंदर कभी भी, ठीक है, और उस बीच में आपको पीस मेंटेन करके रखनी है और गुड बिहेवियर। कोर्ट साथ में जब तक, कब तक आपको कोर्ट प्रोबेशन पे नहीं भेजेगा, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि आपके पास एक प्लेस ऑफ अबोर्ड है या रेगुलर ऑक्यूपेशन है या ये चीज है, ठीक है, कोर्ट तब तक आपको नहीं भेजेगी। इसके बाद साथ में आपका क्या कह रही है कोर्ट, कि अगर कोर्ट चाहे तो आपसे, जो प्रोबेशन ऑफिसर हमने पढ़ा था, हमने प्रोबेशन ऑफिसर पढ़ा था 2 के सब क्लॉज बी में, जिसको हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में, कोर्ट क्या करेगी, उस प्रोबेशन ऑफिसर का आपको रिलीज करने से पहले उसकी रिपोर्ट देखेगी, ठीक है, कि उसने रिपोर्ट में उस ऑफेंडर के बारे में क्या लिखा है, उसके ऑफेंस के बारे में और सब चीज, तो रिलीज करने से पहले प्रोबेशन में कोर्ट इसको कंसीडर करती है, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। दूसरा, कि जब कोर्ट को अगर ये लगे, कि कोर्ट को अगर ये लगे, एक क्लॉज है क्लॉज 3, कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में कोई चीज है या पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई चीज है, पब्लिक के इंटरेस्ट में या ऑफेंडर के इंटरेस्ट में, कोर्ट को ऐसा लगे कि उसको प्रोबेशन में रिलीज करने के साथ साथ इन एडिशन उसको एक सुपरविजन ऑर्डर भी, सुपरविजन का भी ऑर्डर देना चाहिए, उसको एक सुपरविजन का भी ऑर्डर देना चाहिए कि ड्यूरिंग 3 इयर्स आपके ऊपर एक सुपरवाइज करने के लिए हम एक प्रोबेशन ऑफिसर रखेंगे, ठीक है, तो कोर्ट ये चीज कर सकती है, ठीक है, कि आपको ये चीज करनी है, आपको एक प्रोबेशन ऑफिसर दिया जाएगा और उस बीच में आपको ऊपर कंडीशंस डाली जाएंगी, ठीक है, और वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। कोर्ट आपको ये भी कंडीशन दे सकता है कि भाई तुम्हें अपना, तुम्हारा घर होना चाहिए, एक रेसिडेंस होना चाहिए, आप उस ड्यूरिंग पीरियड में आप शराब नहीं पियेंगे, इंटॉक्सिकेट नहीं करेंगे, या कोई आप कोई ऐसा
ऑफेंस नहीं रिपीट करेंगे या कोई आप न्यू ऑफेंस भी नहीं करेंगे, अदर ऑफेंस भी नहीं करेंगे। और कोर्ट क्या करेगी, जब ये सब चीज को कोर्ट आपको एक्सप्लेन करेगी, है ना, जब कोर्ट आपको रिलीज कर रही है तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, सारे कोर्ट आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करती है, साथ में आपको एक कॉपी फर्निश करती है फोर्थ विथ। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, फिर हम इसके प्रोविजंस पे आएंगे। ठीक है, पहला ये चीज है कि प्रोबेशन में आपको तब भेजा जाता है जब आपका ऑफेंस जो है किससे पनिशेबल नहीं होना चाहिए, डेथ से और लाइफ इम्प्रीजमेंट से। ठीक है, उस केस में कोर्ट जो है पूरे आपके सरकमस्टांसेस देखती है केस का। उस सरकमस्टांसेस में कोर्ट आपका नेचर भी देखती है ऑफेंस का और आपका कैरेक्टर भी देखती है जो ऑफेंडर है उसका। फिर कोर्ट को लगता है तो वो उसको रिलीज करती है। रिलीज करने के लिए कोर्ट को एक बॉन्ड क्रिएट कराना पड़ता है। वो बॉन्ड या तो श्योरिटी से हो सकती है या विदाउट श्योरिटी भी हो सकती है। श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी, उस बॉन्ड में कोर्ट ये लिखवाती है कि आपको ये बॉन्ड 3 साल के लिए तक रहेगा और इस 3 साल के बीच में आपको जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा तो आप सामने आइए और अपना पनिशमेंट ले लीजिए, जो आपको ओरिजिनल पनिशमेंट है वो। अब कोर्ट क्या करता, और उस बीच में, उस 3 साल के बीच में आपको पीस बना के रखना है और गुड बिहेवियर बना के रखना है। ठीक है, और साथ में कोर्ट ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके पास एक फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म भी बहुत जरूरी है रिलीज करने से पहले। उसके पास एक रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए या उसके पास एक ऐसी ही कुछ चीज होनी चाहिए उस एरिया में रहने के लिए जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये सब चीज देखने के लिए, ठीक है, उसके पास प्लेस ऑफ अबोर्ड है कि नहीं है, ऑक्यूपेशन है कि नहीं है, इन सब चीज के लिए कोर्ट कंसीडर करती है प्रोबेशन ऑफिसर का। प्रोबेशन ऑफिसर यहाँ पे पिक्चर में आता है। प्रोबेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के रखता है, उस रिपोर्ट को कोर्ट यहाँ पे देखती है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट आगे सारी चीजें वो करती है। और उसके साथ कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि प्रोवेंडर का कोई इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर ये चीज हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें जोड़नी है कि उसका रेसिडेंस होना चाहिए या उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज लगा दी कि वो इंटॉक्सिकेशन नहीं करेगा, कोई वो रिपीट ऑफेंस नहीं करेगा, तो कोर्ट ये चीज भी करेगी। अब ये सब चीज कंप्लीट हो गई हमारी, तो लास्ट स्टेप है हमारा कि कोर्ट जो उसने श्योरिटी और बॉन्ड क्रिएट कराया है उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस को ऑफेंडर को समझाया जाएगा और वो जो कॉपी है वो फोर्थ फिफ्थ उसको फर्निश करी जाएगी। चाहे वो एक ऑफेंडर हो, चाहे दो ऑफेंडर हो, चाहे ऑफेंडर श्योरिटी के साथ हो, चाहे श्योरिटी के साथ नहीं हो, जितने भी वहां पे जो भी उसमें इंक्लूडेड है उन सबको वो कॉपी फर्निश कराई जाएगी। अब हम इसके प्रोविजन पे आते हैं। सेक्शन 4 के प्रोविजन हमारा क्या कहता है। सेक्शन 4 हमारा कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, तो क्लॉज ए हमारा कहता है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी, ठीक है, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ imprisonment and the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to the circumstances of the case including nature of the offense and character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct। ठीक है, तब देन क्या करेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट प्रिवेल कर रहा है, चाहे कोई और एक्ट प्रेजेंट हो उस टाइम पे फोर्स में इंडिया में, चाहे नहीं हो। अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की ही बात मानी जाएगी इनमें जो दे रखा है। अब क्या करेगा, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, अब कोर्ट उसको सेंटेंस करने की बजाय क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा कि ही बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, कि आप उसको रिलीज कर दीजिए बॉन्ड के साथ
विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, उस बॉन्ड में क्या है, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है, एज द कोर्ट में डायरेक्ट, एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। आई होप आपको ये एक एक चीज मैंने समझाई है, आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब साथ में हमारा प्रोवाइजो क्या कह रहा है, अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड, ये चीज करने के बाद प्रोवाइडेड इस ये पहले अप्लाई होगा आपका, दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर, ऑफेंडर को रिलीज नहीं करेगी कोर्ट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर और हिज श्योरिटी, अगर है श्योरिटी है या नहीं है, अगर श्योरिटी है तो हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, एक परमानेंट घर हो उनका, परमानेंट मतलब एक जगह उनके पास एक फिक्स हो रहने की, चाहे वो अपने घर में रह रहे हो चाहे रेंट पे रह रहे हो, और रेगुलर ऑक्यूपेशन, उनका एक ऑक्यूपेशन रेगुलर एक होना चाहिए, इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन, और in which the offender is likely to live during the period for which he enters into bond, ठीक है। प्रोवाइजो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लॉज में आते हैं, ठीक है, क्लॉज 2, कि कोर्ट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, कोर्ट सबसेक्शन 1 में ऑर्डर देने से पहले क्या करेगा, शैल टेक इनटू कंसिडरेशन the report if any of the probation officer concerned in relation to the case, कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर का कोई अगर उसने रिपोर्ट बनाई है तो उसको कंसिडरेशन में लेगा, ठीक है। क्लॉज 3 अब हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन इज मेड, अंडर सबसेक्शन में जब बन रहा है उसको रिलीज कर रहे हैं, प्रोबेशन पे हम रिलीज कर रहे हैं, तो कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट का अगर ये ओपिनियन है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का इंटरेस्ट, एंड ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक का इंटरेस्ट, इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, तो कोर्ट क्या करेगी, इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर, एडिशन में वो एक उसको रिलीज कर रही है, और लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जरूरी है करना, तो रिलीज के साथ साथ वो एक सुपरविजन ऑर्डर भी उसको डायरेक्ट करेगी, ठीक है। और वो सुपरविजन डायरेक्शन क्या है आपका, दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर, ठीक है, ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग less than 1 year as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due provision of the offender, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसमें ये बोल रहा है कि जब आप रिलीज कर रहे हैं अंडर सब क्लॉज 1 में आपने रिलीज कर दिया, तो कोर्ट को ऐसा लगता है, अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो कोर्ट रिलीज के ऑर्डर के साथ जो क्लॉज 1 में कर रही है वो सुपरविजन आपको एक सुपरविजन ऑर्डर भी दे देगी एडिशनल, ये चीज एडिशनल है। इस सुपरविजन ऑर्डर में आपको एक प्रोबेशन ऑफिसर दिया जाएगा, ठीक है, ये प्रोबेशन ऑफिसर आपको 1 ईयर के लिए आपको ये सुपरविजन ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, कम 1 साल से कम के लिए नहीं दे सकते आप, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए ही देना है आपको, ठीक है। और उस सुपरविजन ऑर्डर में आपके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या होंगे, जो इसको डीम्स नेसेसरी फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज में हम आते हैं क्लॉज 4 में, तो क्लॉज 4 हमारा क्या कह रहा है कि द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 3, जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी ये वाला क्लॉज, ठीक है, तो कोर्ट शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज,
ठीक है। अब इसके लिए सुपरविजन ऑर्डर के लिए उसको एक और फिर से बॉन्ड में आना पड़ रहा है, चाहे वो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी आए, टू ऑब्जर्व द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, अब उस पे एडिशनल कंडीशंस भी डाल रही हैं, किस विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस से एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, शराब नहीं पीना है, किसी भी तरह का आपको कोई पदार्थ नहीं लेना है, और any other matter as the court may having regard to the particular circumstances consider fit to impose for preventing a repetition of the same offense or commission of other offense by the offender। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 कहता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर under subsection 3 shall explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties if any and the probation officer concerned। ठीक है, आपके प्रोबेशन ऑफिसर को भी ये एक कॉपी साथ में दी जाएगी। अगर सुपरविजन ऑर्डर दिया है तो सुपरविजन ऑर्डर में आपको ऑफेंडर, श्योरिटी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी आपको कॉपी दी जा रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आते हैं अपने लास्ट सिक्स सेक्शन आपको बोलता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रीजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अब अगर ऑफेंडर की एज 21 ईयर से लेस है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपका ऑफेंडर लेस देन 21 ईयर्स है, उस केस में क्या कह रहा है कि अगर ये गिल्टी है किसी भी ऐसे ऑफेंस से जो अदर देन लाइफ इम्प्रीजमेंट है। ठीक है, लाइफ इम्प्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डेथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको सेंटेंस नहीं करेगी। जब कोई भी ऑफेंडर, कोई भी ऑफेंस है, कोर्ट में आप कोई भी ऑफेंडर अपीयर हो रहा है और उसका ऑफेंडर जो है उसने पनिश नहीं, लाइफ इम्प्रीजमेंट से उसका ऑफेंस पनिशेबल नहीं है, साथ में वो बिलो 21 ईयर्स है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इस केस में देखेगी कि सरकमस्टांसेस जो हमने अभी तक बात करी थी, सरकमस्टांसेस ऑफ द केस, इंक्लूडिंग क्या करती है? इंक्लूडिंग ऑफेंस का नेचर देखती है और कैरेक्टर, ऑफेंडर का कैरेक्टर देखती है। ये देखने के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि मैं इसको सेक्शन 3 में डील कर सकता हूँ, क्या एडमोनिशन में डील कर सकता हूँ, फिर कोर्ट देखेगी क्या मैं इसको सेक्शन 4 में प्रोबेशन पे डील कर सकता हूँ क्या। अगर इन दोनों में ये कर सकता है तो कोर्ट इन दोनों पे जाएगी, इसमें जाएगी या इसमें जाएगी। कोर्ट को लगता है कि ये इन दोनों में से किसी पे नहीं जा रही है, किसी पे ये ऑफेंडर फिट नहीं हो रहा है, इसका इतना ग्रेव ऑफेंस है, तो कोर्ट उस केस में फिर उसको सेंटेंस दे सकती है, तब सेंटेंस दे रही है। अन्ना वरना हम प्रोविजन हमारा कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बिलो देन 21 ईयर्स है तो आप उसको मत दीजिए, पहले आप सेक्शन 3 पे जाइए चाहे सेक्शन 4 पे जाइए। लेकिन अब इसमें भी वो नहीं आ रहा है, उसका इतना ग्रीवियस ऑफेंस है, तब आप उसको सेंटेंस दे सकते हैं। अब कोर्ट क्या कह रहा है? अगर आप सेंटेंस देना चाह रहे हैं, आप दे रहे हैं उसको सेंटेंस, तो आपको शेल रिकॉर्ड रीजंस, आपको अपने रीजंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब कोर्ट को ये सेंटेंस देने के लिए, ये सेंटेंस जब कोर्ट इसको दे रहा है तो कोर्ट इस टाइम पे प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट को कंसीडर कर सकता है। ठीक है, रिपोर्ट को कंसीडर कर सकता है कि वो जो ऑफेंडर है जो 21 साल से कम है उसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है और उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। ठीक है, आई होप। अब हम इसमें आते हैं सेक्शन में। सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रीजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। क्लॉज 1 when any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment, किसी भी
ऑफेंस से इम्प्रीजमेंट है उसका, बट नॉट विथ इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ। प्री का क्वेश्चन है ये आपका, but not with imprisonment for life. The code by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that, having regard to the circumstances of the case, including nature of the offense and character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, एंड कि उसके लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे वो नहीं फॉल कर रहा है, ठीक है। एंड इफ द कोर्ट passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reason for doing so, ठीक है। अब क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 with an offender referred to in section 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character, physical and mental condition of the offender. सो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़िएगा, आपका ये अच्छे से हो जाएगा ये एक्ट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे मोर देन 5 आ रहे हैं आपके, सारे आपके करेक्ट होंगे। इसमें से तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट केम इनटू फोर्स बाय वे ऑफ यूनिफॉर्म डेट अक्रॉस ऑल इंडिया, ठीक है। यूनिफॉर्म डेट पे आया है नहीं। सेकेंड, notification by the state government in the official gazette with different dates for different parts of a state. yes, ये हमने कौन सा, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं ना तो आप इसमें देख लीजिए कि सेक्शन 1 में बात कर रहा था इसका, और सेक्शन 1 के कौन से क्लॉज में बात कर रहा था, क्लॉज 3 में, ठीक है। नेक्स्ट, the Probation of Offenders Act at the time of its enactment extended to whole of India except, जब इस ये 1958 में आया था उस टाइम पे पूरे इंडिया में अप्लाई था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, प्रोबेशन ऑफिसर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में वो कर रहा है, सेक्शन रीड हैबिट हमने 13 करना था, और ये 2 के कौन से क्लॉज में है प्रोबेशन ऑफिसर, बी में, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट, कोड रिफर्स टू, कोड किससे रिफर करता है, 2 क्लॉज ए में। साथ में आप लोग मेरे को अपना माइंड में रिमाइंड करिएगा, क्लॉज ए किससे बात कर रहा है, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 2A में कोड रिफर्स टू आईपीसी नहीं, सीआरपीसी 1898, यस, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 3, रिलीज आफ्टर एडमोनिशन कैन बी ग्रांटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर आईपीसी पनिशेबल अंडर, एडमोनिशन के लिए हम कौन कौन से ऑफेंस में जो है अगर पनिशेबल है तो हम एडमोनिशन कर सकते हैं उसका। अब ये देखिए मैंने आपको 5 क्लॉज बताए थे, अब ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको आरजे उसमें राजस्थान एपीओ में मिलेगा, ठीक है। 379, 411, अब आप इसको एलिमिनेट करिए, 411 तो नहीं था, 379 था, 380 था, 381 है, 404 है, 420 है, यस। अब आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बीएनएस के साथ भी पूछ सकता है, या मैच दी फॉलोइंग के साथ भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपको इसके सेक्शंस टिप पे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपका आराम से 1 नंबर यहाँ पे भी नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर रिलीज अंडर सेक्शन 3 which condition must be satisfied beside the nature of offense, सेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है, एडमोनिशन की। तो एडमोनिशन में
नेचर ऑफ ऑफेंस की बजाय के साथ साथ हम और कौन कौन से कंडीशंस देखते हैं। सेक्शन 3 एडमोनिशन, ऑफेंडर मस्ट बी अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, नो प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर मस्ट बी अ फर्स्ट टाइम वुमेन ऑफेंडर, या ऑफेंस मस्ट नॉट एक्सीड 6 months इम्प्रीजमेंट। एक बार आप देखिए, मैं पॉज पे हूँ, अपने माइंड में सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा नो प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव्ड। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3 प्रीवियस कन्विक्शन इंक्लूड्स। सेक्शन 3 में हमने देखा था एक्सप्लेनेशन है प्रीवियस कन्विक्शन क्या इंक्लूड करता है। तो ओनली कन्विक्शन रिजल्टिंग इन एक्चुअल इम्प्रीजमेंट, एक्चुअल इम्प्रीजमेंट होना चाहिए, या एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट द पर्सन अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। यही पढ़ा था हमारा, पहले ही उसमें हमें क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए, लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल में बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या पता ऐसे ही कुछ लिखा हो साथ वाले ऑप्शन में, लेकिन कोई एक चीज उसमें मिस करी हुई हो, एक चीज उसने कुछ और लिख दी हो बेयर एक्ट के अलावा, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग सारे ऑप्शंस देख लिया करिए अगर सेम होते हैं तो, वरना देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नहीं आप लोग देख लीजिएगा फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ। सेक्शन 4 कब अप्लाई नहीं होता है? जो हमने गुड बिहेवियर की बात करी थी, जो प्रोबेशन पे देते हैं, प्रोबेशन पे भेजने के लिए, प्रोबेशन पे भेजने के लिए कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए नॉट को आपको ऐसे कर लेना है, कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इम्प्रीजमेंट अप टू 2 years, फाइन ओनली, डेथ और लाइफ इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, और सिंपल इम्प्रीजमेंट। ठीक है, तो जब आप प्रोबेशन पे कब नहीं भेज सकते हैं? ठीक है, जब आप डेथ और लाइफ इम्प्रीजमेंट के लिए पनिशेबल है आपका ऑफेंस, तब आपका सेक्शन 4 कैसे अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि सेक्शन 4 खुद कह रहा है कि इस ये दो चीज में अप्लाई नहीं होंगे तब हम प्रोबेशन पे आएंगे, कंडीशन ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 maximum period for which an offender may be directed to enter into a bond to appear and receive sentence when called upon is। क्या है मैक्सिमम पीरियड जब उसको बॉन्ड बनवा रहा है? तो आपके सेक्शन 4 में दो टाइम पीरियड है, सेक्शन 4 में आपके दो टाइम पीरियड है, एक 3 years का टाइम पीरियड है और एक आपका 1 year का टाइम पीरियड है। 3 years में कह रहा है जब वो आपको बॉन्ड पे रिलीज कर रहा है, तो ड्यूरिंग 3 years, 3 years के अंडर आपको कभी भी बुला सकता है वो कोर्ट, और कहेगा कि आप अपीयर होइए और सेंटेंस को रिसीव करिए। अब 1 year वाला जो क्लॉज है आपका, ये तब अप्लाई होता है आपका जब आप एडिशनल ऑर्डर पास कर रहे हैं, एडिशनल सुपरविजन ऑर्डर पास कर रहे हैं। उस केस में आप प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए, और वो प्रोबेशन ऑफिसर आपका नॉट लेस देन 1 year के लिए अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये दो टाइमलाइन है आपकी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट आपका, द प्रोवाइजो टू सेक्शन 4 क्लॉज 1, 4 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो रिक्वायर्स दैट बिफोर रिलीज द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट। रिलीज करने से पहले कोर्ट को क्या सेटिस्फाई करना है? ऑप्शन ए, ऑफेंडर हैज नो फैमिली, नहीं, द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन विद इन द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, या और वेयर ही इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड। करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 3 a supervision order may be passed for a period। सुपरविजन ऑर्डर, सुपरविजन ऑर्डर आपका क्या है? प्रोबेशन का जो आप उसको रिलीज कर रहे हो प्लस सुपरविजन ऑर्डर, उसके साथ आप सुपरविजन ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये कितने टाइम पीरियड होगा इसका? मैंने बताया था नॉट बीइंग लेस देन 1 year। नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू।
Before making an order under section 4, the court is required to consult the DM only. DM की तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा. Take into consideration the report, if any, of the probation officer. Yes, this is the correct answer. नेक्स्ट और देख लेते हैं ऑप्शन. ऑप्टेन स्टेट गवर्नमेंट सेंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है. रेफर द मैटर टू सेशन कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Who must be furnished a copy of the supervision order passed under section 4 subclause 3? Subclause 3. Who must be furnished a copy? तो ऑप्शन ए ओनली द ऑफेंडर, सेकंड ओनली द प्रोबेशन ऑफिसर, या द ऑफेंडर, द श्योरिटी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न. तो ये हु की जगह हुम होगा आपका. हुम मस्ट बी कि किसको दे, आपको कॉपी फर्निश करनी है सुपरविजन ऑर्डर की, तो आपको ऑफेंडर को फर्निश करनी है. अगर श्योरिटी है तो श्योरिटी को, और प्रोबेशन ऑफिसर तो आपको अपॉइंट कर ही रहा है कोर्ट इसमें, तो उसको भी करनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. सेक्शन 6 restricts imprisonment of offenders below what age? बिलो व्हाट एज आप किसी उसको इम्प्रीजमेंट कर देने से रोक रहे हैं, तो 21 ईयर्स. नेक्स्ट, सेक्शन 6 डज नॉट अप्लाई वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ. अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो किस केस में उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं. अगर कोई आप लाइफ इम्प्रीजमेंट आप से है, तब हम उसको नहीं इसका बेनिफिट देंगे. इसका मतलब ये है. ठीक है. बेनिफिट के लिए आपका 21 से कम, बिलो 21 ईयर्स होना चाहिए फॉर बेनिफिट, और साथ में आपका लाइफ इम्प्रीजमेंट के अलावा अदर सेंटेंस होना चाहिए कोई भी. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1, if the court decides to imprison an offender under 21 years instead of applying section 3 और section 4, it must. फिर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा. अगर कोर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि भैया सेक्शन 21 को ये 21 ईयर से कम का जो ऑफेंडर है उसके साथ ना हम सेक्शन 3 में जा पा रहे हैं, डांट फटकार के नहीं उसको रिलीज कर पा रहे हैं, ना हम उसको प्रोबेशन पे भेज पा रहे हैं, तो अब कोर्ट क्या करेगा. तो कोर्ट सीक गवर्नमेंट अप्रूवल या रिकॉर्ड इट रीजंस फॉर डूइंग सो. ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, रिकॉर्ड इट रीजंस फॉर डूइंग सो. नेक्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2, बिफोर डिसाइडिंग वेदर सेक्शन 3 और 4 should apply to an offender under section 21, the कोर्ट क्या करेगी उसमें. may optionally call for a probation officer's report, या shall call for a report from the probation officer and consider it along with other available information, या need not consider any report if the offense is minor, या must consult a psychiatrist mandatorily. कोर्ट क्या कर, किस चीज को वो रिपोर्ट को प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट, ये है कि ऑप्शनल है उसके पास प्रोबेशन ऑफिसर के रिपोर्ट को चेक करना, या मैंडेटरी है शेल, या कंसीडर नहीं करेगा, या साइकियाट्रिस्ट को करेगा. तो ये तो कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन शैल ये मैंडेटरी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका. ये आपका केस लॉ है इससे रिलेटेड कि विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस हेल्ड दैट वर्ड में इन सेक्शन 4 डज नॉट मीन मस्ट. सेक्शन 4 में जो मे इंक्लूड है उसको हम मस्ट से नहीं वो करेंगे. दैट इज granting probation is discretionary and subject to the limitation in section 3-4. ठीक है. कि आपका सेक्शन 3 और 4 में आपको पनिशमेंट देना, ये आपका ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर है. इसका करेक्ट आंसर क्या है. रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रामजी मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, श्रीमती देवकी वर्सेस हरियाणा, या इकबाल सिंह वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. बताइए. तो करेक्ट आंसर है आपका रामजी मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18. द एक मिनट. द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज इंटेंडेड प्राइमरली टू. इसका इंटेंशन क्या है. इंक्रीज डेटरेंट पनिशमेंट
फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए हम डेटरेंट पनिशमेंट को बढ़ाएं, या रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट ऑफेंडर्स इंस्टीड ऑफ इम्प्रिजनिंग देम, स्पेशली फर्स्ट टाइम एंड यंग ऑफेंडर्स। तो ये है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 3, 4 एंड 6 ऑफ द एक्ट कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट विच अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। इसको ये दिखाता है, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट जस्टिस। तो आई थिंक इसका आंसर होगा आपका, हाँ, रिफॉर्मेटिव। ठीक है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है, आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसका इंडेक्स हाथ से आप 2 पेजेस में लिख लीजिए और इसके पॉइंटर्स बना लीजिए सारे। ठीक है, हर सेक्शंस में कितने पॉइंटर्स हैं। आपको ये मुश्किल से अब ये लेक्चर लेने के बाद 1 से 2 आवर मैक्सिमम और लगेगा, उसके बाद आप इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप इसको जब रिविजन करोगे आप तब देख लेना, आपका ये एक्ट कंप्लीट है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे माइनर एक्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और सबको ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स।